Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and this is the second lecture based on PYQ of AIMS or 21 years. So in this lecture, we are going to solve the chapter motion in straight line. Total 28 question was asked in the past 21 years of AIMS examination, and these questions are nevertheless on the same level of the NEET examination, and it can get repeated या इसके जो concept है वो repeat हो सकते हैं in the upcoming examination. And also to clear your concept, you should solve this question. So solve it with me. तुम पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व करो और देखो कि तुमने क्या मिस्टेक करा और क्या इसका करेक्ट वे है ऑफ राइटिंग. एंड आफ्टर सॉल्विंग यू कैन राइट हाउ मच क्वेश्चन यू डिड करेक्ट एंड हाउ मच क्वेश्चन डू यू डिड रॉन्ग in the comment section. And also if you face any problem in these questions, so you can go and watch the lectures which is uploaded in the playlist for this motion in straight line NCERT line to line question, line to line for the new edition. And the same thing with the unit and measurement we did in the lecture 1. So let's get started with the question number 1. Now this question is saying a car is at rest accelerated uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 सेकेंड. तो यहाँ पे acceleration होगा बट जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर विच कैन बी रिटन लाइक दिस 144 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू डिवाइडेड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. Now acceleration is equal to what? So v is equal to u plus 80. So ओके, पहले तुम एक चीज को देखो, ये जो कार जो था वो पहले रेस्ट पे था, यानी कि उसका जो यू नॉट है इनिशियल वेलोसिटी वो हो गया 0 और ये एक स्पीड को अचीव कर रहा है जो कि सपोज करो हमारा u है. तो तुम कह सकते हो u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस 80. तो यहाँ पे जो यू नॉट है दैट इज इक्वल टू 0. तो जो हमारा अब स्पीड जो मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन टाइम 20 सेकेंड. तो तुम कह सकते हो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो u इज 40 into 20. बट यहाँ पे तो देखो ये स्पीड की बातें नहीं करा, यहाँ पे इनिशियल स्पीड है तो इनिशियल स्पीड तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ जो a है दैट इज 2 एंड जो t स्क्वायर है दैट इज 400. सो वी कैन से दैट जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर्स जो इसने कवर करा है 400 meters. So this is the correct option. A is the correct one. Now let's move to the question number 2. Now question number 2, a ball is dropped from a bridge 122.5 meter high. After the first ball has fallen for 2 seconds, दूसरी बॉल को फेंका जा रहा है. तो दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब दोनों का टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड सेम हो. ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर पे जब वो फॉल करे एट द सेम टाइम. तो लेट्स सॉल्व दिस. उससे पहले मैं बता दूं दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन ईयर 1997. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा सेकंड क्वेश्चन. तो पहली बात यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल के विद रिस्पेक्ट में बात करते हैं. फर्स्ट बॉल सोचो कि जो डिस्टेंस कवर करना था 122.5 और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. तो 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर. सो वी कैन कैलकुलेट की टाइम ऑफ हिट कितना होगा फर्स्ट बॉल के लिए. सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड 250 इज इक्वल टू 10t स्क्वायर. तो जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड बॉल था वो आफ्टर 2 सेकेंड थ्रो किया जा रहा था. सो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड में जो सेकेंड बॉल है वो हिट करेगा ग्राउंड को. ओके, सो यहाँ पे अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सेकेंड बॉल की. सो फॉर दिस अगेन 122.5 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है एक वेलोसिटी. टाइम कितना है इसके पास 3 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर 9. यहाँ पे देखो दैट इज नथिंग बट द 3u प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 122.5 मीटर. सो u is equal to 122.5 minus 45 divided by 3. So that is somewhat equal to 77.5
and it is divided by 3, so that is nevertheless equal to around 26. तो देखो 26 is present in option number 1, so this is correct. It was a good question, मतलब काफी easy है, बस अच्छा लेवल इस क्वेश्चन का. So now question number 3. A particle is thrown vertically upward. Its velocity is half of the height is 10 meter per second. मतलब half of the height उसकी velocity 10 थी. So the maximum height attained by it will be. Okay. So you can pause and try to solve with yourself. उसके बाद आंसर मैच करो. तो चलो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो जो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा था. एट h/2 पे आधी हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. बस हमें इतना पता है, ठीक है. और पूछ रहा है कि तो एच मैक्स क्या है मेरे पास. नाउ अब देखो इसको तुम कैसे भी सॉल्व करो, मैं सबसे इजीएस्ट बताऊंगा. सपोज करो कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड ये कुछ हाइट रही होगी. बॉल ऊपर की तरफ जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी रही होगी, यानी कि नीचे जो चेंजेस आएंगे दैट इज विल बी इक्वल टू जी टी. तो ये नीचे जो जी का वैल्यू तुम 10 मानो, तो ऑफकोर्स ये 1 सेकेंड तक और ऊपर जा सकता है. उसके बाद इसकी वेलोसिटी लॉस होके जीरो हो जाएगी एंड जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बॉल रुक जाएगी और उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये बॉल 1 सेकेंड और ट्रेवल करने वाला है. तो सोचो कि 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर पाएगा. तो इन 1 सेकेंड एस इज इक्वल टू जो u है दैट इज इक्वल टू 10, t है जो टाइम 1 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है बिकॉज वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जो हम एसेलरेशन है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ ले रहे हैं एंड 1 का स्क्वायर. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर्स. यानी कि ये वेलोसिटी जो 10 है और जो हाइट h/2 थी, यानी कि 5 मीटर और ऊपर जाना चाहता है, यानी कि 5 मीटर इसकी आधी डिस्टेंस है. h/2 इज इक्वल टू 5 मीटर है. सो जो टोटल हाइट होगी h max दैट विल बी इक्वल टू 10 meters. Okay, and that is option A, and this was question of 1999. Okay, now let's come to the question number 4. You can also do the same. Pause करो, solve करो, match करो, and then comment करो कितना correct हुआ. Now question number 4 of 2000. So a body is released from the top of a tower h meter high. Okay, ये कुछ h meter high tower है और यहाँ से कोई body release हुई. It takes t second to reach the ground. Okay, where is the body after t/2 second of the release. Okay, तो अभी हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4. सपोज करो ये रहा वो टावर h, इसको पूरा नीचे आने में t सेकेंड लग रहा था, तो ये t/2 पे क्या डिस्टेंस रहा होगा. सो यू कैन राइट लाइक दिस, h इज इक्वल टू वेलोसिटी तो जीरो मानोगे ना क्योंकि वो रिलीज हुआ है, ठीक है, रिलीज्ड ना ही कि थ्रोन अप. तो यहाँ पे जीरो प्लस या माइनस जो भी लो, हाफ जी टी स्क्वायर ले लो. तो तुम कह सकते हो h को पूरा होने के लिए हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर. तो तुम कह लो कि अपने को डिस्टेंस कितना चाहिए था, t/2 चाहिए था, ठीक है. तो तुम कह सकते हो h डैश एट हाफ 10 t square by 4 and that is equal to 5/4. So you can write like this, जो हमारी न्यू डिस्टेंस है that is somewhat 5/4. बस तुम इतना लिखो 5/4 टी स्क्वायर यहाँ पे लिखो, ठीक है. और जो तुम्हारी टोटल डिस्टेंस थी दैट वाज इक्वल टू, अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 टी स्क्वायर आएगा, यानी कि 5 टी स्क्वायर. अब तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो यू कैन फाइंड लाइक दिस, h माइनस एच डैश डिवाइडेड बाई h दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो बाहर, टी स्क्वायर 5 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाई अगेन टी स्क्वायर को कॉमन लो बाहर, वो तो कॉमन ही है बाहर, 5 टी स्क्वायर विल कैंसल आउट और इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/4. ओके, सो
जो तुम्हारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ओनली 3h/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ठीक है। देखो ये तो हम कहते हैं पूरे फॉर्मूला सब लिख के, बट इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल वे में मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। सो जो कि जो तुम्हारा न्यू डिस्टेंस था दैट वाज एच डैश, और तुम उसको फाइंड आउट करो हाफ जी, और जो टी में फाइंड करना था दैट वाज t/2 टू द होल स्क्वायर। तो तुम इसको लिख सकते हो थे हाफ जी t²/4। नाउ तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम फुल डिस्टेंस की जब बातें करते तो हाफ जी टी स्क्वायर लिखते। सो तुम कह सकते थे हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू एच, सो एच डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एच डैश, और ये वैल्यू आता आंसर तुम्हारा बट फ्रॉम द टावर, टावर से, बट तुम्हें ग्राउंड से आंसर चाहिए था। तो अगर तुम ग्राउंड से लेते तो इसको कुछ नहीं करते, एच से माइनस कर लेते, एच माइनस h/4, एंड तुम्हारा आंसर जो आता दैट विल बी 3h/4, सबसे सिंपलेस्ट वे। ओके, सो ये है अल्टरनेट वे, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस, बिकॉज हमारे पास टाइम भी तो ज़्यादा नहीं होता पेपर सॉल्व करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दैट वाज आस्क्ड इन 2010-1। Now read this and we will solve this question in the next page only. A body start from rest with the acceleration a1. Okay, after 2 seconds another body b starts from rest within the acceleration a2. If they travel the equal distance in the 5th second after the start of a. Okay, यानी कि a के लिए 5 सेकेंड और b के लिए 2 + 5 यानी कि 7 सेकेंड। तो तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ a1/a2, a1:a2। So let's solve this in the next page. ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस एट nth सेकेंड, तुम ऐसे कर सकते हो, विच इज इक्वल टू u प्लस a/2 2t-1। तो जब हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, क्योंकि देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, और दोनों इनिशियल वेलोसिटी पे 0 थी। ये ऑब्जेक्ट ए भी, ये सपोज करो ऑब्जेक्ट ए के लिए, और ऑब्जेक्ट बी के लिए भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला बैठेगा, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करें। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1/2, और वो 5th सेकेंड में था फॉर ए के लिए, तो 10-1 दैट इज इक्वल टू a2/2, और इसके लिए 7 सेकेंड था, यानी कि रुक जाओ, और ए के 2 सेकेंड बाद बी चल रहा था, यानी कि उसके लिए 3 सेकेंड बचा, तो 3 × 2 - 1 तुम लिख सकते हो। सो दैट इज इक्वल टू 6 5/2। ओके, सो a2 जो हो गया दैट इज इक्वल टू 5/2, सॉरी 2 तो कैंसिल आउट कर लेना यहाँ पे 5, और जो a1 हो गया दैट इज a1/2 9। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि तुम कैंसिल आउट कर सकते हो 2 को। सो a1/a2 दैट इज इक्वल टू 5/9। हियर इज योर आंसर। अब देखते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है, दैट इज 5/9, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे 3 सेकेंड होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ m1 m2 m3 डिफरेंट मास अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट o along the 3 different frictionless path, यहाँ पे frictionless path है। So the speed of the 3 object on reaching the ground will be in the ratio of, तो यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहली बात जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पे तो कहीं मास कंसीडर हो नहीं रहा, तो मास से तो ये इंडिपेंडेंट है, और फ्रिक्शनलेस पाथ है, तो चलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो और रीचिंग द ग्राउंड इन द रेशियो, तो यहाँ पे g और h सेम हाइट पे है, तो ये 1:1:1 होगा, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। सो देखो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, बस कॉन्सेप्चुअल बेस है, सो इट कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम ऑल्सो, और रिपीट हुए भी होंगे नीट एग्जामिनेशन में। ओके, और कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही रहते हैं। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजली। और यहाँ पे तुम 6 के लिए एक पॉइंट लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, एंड दैट इज मास इंडिपेंडेंट। सो जो रेशियो का दैट विल बी 1:1:1। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7th। ये रहा,
अ बॉडी, अब देखो जो सेवंथ क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन 2003, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे u हो गया 0, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो द वेरिएशन ऑफ v विथ डिस्टेंस s इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो है ना dv बाई dx वाला यूज हो रहा है, नॉट dv बाई dt, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। और एक्सेलरेशन को जो होता है ना हम ऐसे लिखते हैं dv बाई dt, बट यू ऑल्सो नो दैट कि जो dv होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dt, फिर नीचे आ गया एक और dt, तो जो एक्सेलरेशन हो गया दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। मतलब ऐसे तुम लिख सकते हो, डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। और एक्सेलरेशन का एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज वेलोसिटी इनटू dv बाई dx, बिकॉज जब तुम इसको देखो, अब इसको तुम सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये जो dv होगा वो dx बाई dt हो जाएगा, और नीचे dx है तो ये dx dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा dt सिर्फ, और जो यहाँ पे देखो यहाँ पे v मल्टीप्लाइड है, तो v बाई dt तो तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन। तो ये एक और फॉर्मूला होता है लिखने का। ओके, सो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यू शुड नो दिस, जो बेसिक वाले हैं वो तो पता होनी चाहिए। तो अब इसे देखते हैं ग्राफ कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ग्राफ नंबर डी। ओके, ये करेक्ट है। अब देखो ये कैसे करेक्ट है, ये तुम्हें इक्वेशन पता होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे जो वी स्क्वायर है इज इक्वल टू 2as, बिकॉज जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। सो यू कैन से दैट यहाँ पे जो v है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x। सो वी कैन से दैट जो यहाँ पे ग्राफ है बिटवीन v और s विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ पैराबोला, एंड दिस विल बी सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जो मतलब वेलोसिटी है उसके हिसाब से सिमेट्री होगा। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दिस कर्व, ये जो है ना ये ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। So let's come to the question number 8. Again you can do the same thing. I am just demanding you pause करो, solve करो, direct मत देखना इसको, ठीक है। Now question number 8 of 2023. A ball is thrown vertically upward, ऊपर की तरफ फेंका गया, which the following plot represent the speed time। यहाँ पे speed के बारे में बात हो रहा है, तो बस इसको ध्यान देना, speed is a scalar quantity। So यहाँ पे ball during the flight if the air resistant is not ignored नहीं हुआ है, air resistance रोल प्ले कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बिकॉज जो है ना बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही होगी और उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, यानी कि जो यहाँ पे dv बाई dt होगा that is equal to minus g, and this is constant। okay, and but when we take into account the effect of resistance तब हमें पता चलेगा it will have sharper slope। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बिकॉज देखो खुद अगर दिमाग लगाओ एलिमिनेशन मेथड से, तो एक शार्पर स्लोप है और एक देखो एक ऐसा कैसा स्ट्रेट लाइन है और एक हल्का कर्व ही सा, ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टेंस जाने और आने दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ना ही कि एक में। तो ये दोनों को तुम एलिमिनेट ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। और फिर ये दोनों है, अगर रेजिस्टेंट नहीं रहता प्रेजेंट तो तुम इसको कंसिडर कर भी लेते, बट जब रेजिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं अब एक कांस्टेंट तो होता नहीं है रेजिस्टेंट कि तुम फिक्स्ड बोलोगे कि हाँ ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा देन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, नहीं। अगर रेजिस्टेंट है तो कितना है ये नहीं पता, एयर रेजिस्टेंस है कहीं ज़्यादा कहीं कम ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तुम ऐसे देख के तुम एलिमिनेट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट टफ क्वेश्चन। नाउ which of the following velocity time graph shows the realistic situation for a body in a motion, and I think this question is present in the NCERT book also। ठीक है, this question was asked 2 times in the AIMS examination and this is also present in the NCERT। ठीक है,
तो अभी हमें फाइंड करना है टीवी dt को, और ये रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए बताना है। सो कीप इन माइंड किसी एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते। इस चीज को तुम्हें पता होना चाहिए ना कि किसी एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे मौजूद नहीं हो सकता। ओके, सो अगर तुम टाइम को कांस्टेंट ले लो तो इसके पास दो वेलोसिटी कैसे होगा एक कांस्टेंट टाइम पे? तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे भी देखो ऐसे तुम कह सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक सिचुएशन है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, और यहाँ पे भी दो है पोजीशन, तो ये भी रॉन्ग होगा। एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी बुक, सो कीप इन माइंड you can see this, it is totally related to NCERT AIMS NEET सब एक है, so you must solve the PYQ of the AIMS also. And in this series we are going to solve all 28 chapter for physics plus जो भी 21 chapters जो chemistry में included है according to the new syllabus of NTA जो नीट के लिए है। so we are going to solve all that and you can just be in the series और खुद का तुम रियलिटी चेक कर सकते हो कि तुम किस पोजीशन पे हो। ओके, now question number 10 which was asked in 2006, यहाँ पे two spheres of same size, one of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped simultaneously from the top of कुतुब मीनार। पहली बात, मास पे तो डिपेंडेंट होता नहीं है, तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्पीड मास पे डिपेंड नहीं होता है, वेलोसिटी। सो व्हेन दे आर 1 मीटर अबव द ग्राउंड द टू स्फीयर्स हैव द सेम। ओके, तो ओके यहाँ पे मास डिपेंडेंट आ जाएंगे बिकॉज जो ऑप्शंस में है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में मास होता है और यहाँ पे मास डिफरेंट है बिकॉज दोनों की वेलोसिटी तो होगी वो सेम होगी। तो वी कैन से दैट कि जो मोमेंटम होगा दैट इज रिलेटेड टू एम, एस एम वी होता है फॉर्मूला इसका। काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू सपोज करो माइनस एम जी एच है। तो जो बस एक्सेलरेशन ऐसा टर्म है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो दिस इज करेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट वेरी इजली, और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगेगा करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 2009 एम्स, सो अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 4 meter per second. The ratio of its acceleration after first and the seconds of its motion is, okay, तो यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो दिस इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन नीचे लगेगा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो वो कांस्टेंट रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। This is also a very easy question. Now question number 12 of 2009. A body is thrown vertically upwards with the velocity of 19.6 meter per second. The position of the body after 4 second will be. तो अब तुम देखो कि 4 सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा। तो तुम कह सकते हो कि अगर g का वैल्यू 9.8 होता है, सो दिस बॉडी विल टेक 2 सेकेंड टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट एच मैक्स, बिकॉज एट दिस पॉइंट जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ये जो 19.6 था। नाउ 2 सेकेंड में ही अपने एच मैक्स पे है, तो इट विल टेक 2 सेकेंड टू कम बैक ऑल्सो। तो तुम कह सकते हो एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 सेकेंड पे, बिकॉज सपोज करो ये बॉडी यहाँ से थ्रो अप हुआ और ये एच मैक्स पे जाके अगेन वापस आ जाएगा 4 सेकेंड में। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब लेवल देख लो क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 2009, the position x of the particle at an instant is given by this value. Now the acceleration and the velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो पहले देखो जो इक्वेशन है दैट इज 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। अब इसका तुम करो डिफरेंशिएशन टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो dx by dt that is equal to 12t square minus 6t plus 0, and जो dv by dt होगा for acceleration that will be equal to इसका differentiation, so that is equal to 24t plus sorry minus 0, तो 24 6t that is equal to minus 6। ओके, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा -6। तो मैं टाइम डिपेंडेंट लेना है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं।
नाउ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो। So 48 minus 12 that is equal to 36. So velocity is 36. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये दोनों में से कोई होगा। नाउ एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू, so that will be equal to 24 into 2 minus 6 that is equal to 42. So option B is correct. Now let's see the next question of 2009 only. A stone is projected vertically up, यहाँ पे तुम देख सकते हो, from the bottom of water tank, ये रहा water tank, assuming no water resistance, okay, and यहाँ पे कोई water resistant नहीं है, so it will go up and come down at the same time, but if water drag is present then the time it takes to go up और आने के लिए कैसे related है. So let's check this. This is a good question from 2009 only. So let's solve this. So in this question यहाँ पे different kind of forces use होंगे, तो यहाँ पे 3 kind of force होंगे, 3 kinds of forces. This is a good question. Okay, now see. So this is the ball. Suppose करो कि ये stone है. Okay, this is going upwards. तो यहाँ पे mg फोर्स एक्ट करेगा और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट एक्ट करेगा. वाटर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नॉन एज वाटर ड्रैग. और जो बायोंट फोर्स होगा दैट ऑलवेज एक्ट अपवर्ड्स. सो कीप इन माइंड कि डिफरेंस क्या है वाटर रेजिस्टेंस या वाटर ड्रैग फोर्स और क्या डिफरेंस है बायोंट फोर्स में. सो दिस बायोंट फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड. ये ऑलवेज अपवर्ड अप्लाई होता है एंड दिस जो ये ड्रैग फोर्स है, सो दिस इज ऑलवेज अप्लाइड इन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी है. सो दिस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर. सो ये अपोज करता है, अपोज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दिस इज द मास एंड ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है. सो इन गोइंग अप वी कैन से दैट जो नेट एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू बायोंट फोर्स में से तुम सब्सट्रैक्ट करो mg प्लस ड्रैग फोर्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्टोन. और जब इन गोइंग डाउन तो ये स्टोन रहेगा, ये नीचे mg, यहाँ पे बायोंट फोर्स ऊपर और जो ड्रैग फोर्स होगा वो भी ऊपर, बिकॉज ये अपोजिट होगा जो रिलेटिव वेलोसिटी का होगा और जो बायोंट फोर्स होगा ये ऑलवेज ऊपर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड. सो इन दिस सिचुएशन जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है. ओके, सो दैट इज इक्वल टू mg माइनस fd प्लस fb divided by m. So in this situation we can say that जो acceleration to go up है that is greater than acceleration to come down. Okay, and we know that acceleration is inversely proportional to time. So in this situation we can clearly say that time to down is greater than time to go up. So this is the answer, which is option C. And this was a good question, so keep in mind, अगर गलत भी हुआ तो कोई नहीं.
इसके कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया बिकॉज यहाँ पे मल्टी चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें ड्रैग फोर्स, फोर्स जो बायंट फोर्स के लिए होता है वो, और जो mg हो रहा था, ये तीनों अप्लाई हो रहा था. सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. इन दिस क्वेश्चन एक स्टूडेंट है जो कि स्टैंड कर रहा है एट अ डिस्टेंस 50 मीटर अवे फ्रॉम द बस. एज सुन एज द बस बिगेन्स टू इन द मोशन, तो बस का जो मोशन है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है. सो द स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द बस विद द वेलोसिटी u. तो अब हमें यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी ऑफ u बताना है. सो पहले तुम डायग्राम बना लो. ओके, दिस इज द बस going with the acceleration equal to 1 meter per second square. This is the distance of 50 meters and here is the boy. जब वो बस को मूव करते देख रहा है तो वो u वेलोसिटी के साथ बस की तरफ जाना चाहता है. ओके, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. v सॉरी ये नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है. सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉय की वो 0 है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो दैट इज नथिंग बट अंडर रूट 2, जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1 एंड डिस्टेंस इज 50. सो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. इससे कम नहीं होने चाहिए. सो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड if the boy wants to catch the bus. And the correct answer is option D. Now let's move to the question number 16, which was asked in 2011 AIMS question. So the ball is thrown upwards. Its height varies with the time as follows. तो ये रहा height. So if the acceleration due to gravity, यहाँ पे acceleration due to gravity changed है अपने constant value से, so then the h will be. So let's find out. So this is also a very good question. तो इसको भी तुम स्टार मार्क्स कर लो. ओके, सो देखो ये कैसे सॉल्व होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइट, ये वाले हाइट को. ठीक है, तो इस वाली हाइट की जो हाइट है ये है करीबन. ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू दिस वी हैव टू फाइंड कि ये जीरो कब हो रहा है इसका वेलोसिटी. तो वो जीरो कब होगा, एट द हाइएस्ट पोजीशन. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at. तो फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो होगा और इनिशियल वेलोसिटी जो है वी डोंट नो. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस. और ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड्स रहता है gt, तो नीचे की तरफ ले लो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा. सो u इज इक्वल टू gt और g का वैल्यू इसने दे रखा है दैट इज 7.5 एंड टाइम जो है वो किस पे जीरो है, दैट इज 3.5. ओके, बिकॉज अब देखो कैसे मैंने 3.5 मैंने कैसे लिया, बिकॉज यहाँ पे देखो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 का और जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज एट द मिडल. तो ये 1.5 रहा होगा, यानी कि 2 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 3.5. तो इसको तुम अब कैलकुलेट कर लो, दैट इज 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2. तो दैट इज इक्वल टू ठीक है 26.25. सो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं. सो वी गॉट आवर इनिशियल वेलोसिटी. तब तुम 0.1 पे और 0.2 पे फाइंड करो. ठीक है, 0.1 इसको भी हटाओ, 0.1 पे और 0.2 पे इसके डिस्टेंस को फाइंड करो कि ये जो हाइट है उसकी कितनी है. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट. तो y1 लो इसको. सो y1 इज इक्वल टू नथिंग बट ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. सो ut दैट इज इक्वल टू 26.25 at 1 second माइनस हाफ इंटू 7.5 और जो टी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू जो भी वैल्यू है इसको तुम पहले अपने दिमाग में रखो. ठीक है, ये रहा. नाउ y2 जो है दैट इज अगेन ut. सो 26.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस हाफ g का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7.5 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 to the whole square. नाउ to get the h that is equal to y2 minus y1. बस अब देखो कैसे.
ये रहा y1 और ये रहा हमारा y2। अगर तुम इन दोनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट करो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें ये वाली डिस्टेंस एग्जैक्टली पता चल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू हाइट। सो यू कैन सब्सट्रैक्ट दिस टू वैल्यूज, देन यू विल गेट योर आंसर दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर्स। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लो, दैट इज नॉट दैट हार्ड, सॉल्व कर सकते हो। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 16 था। 15 एंड 16 बोथ क्वेश्चंस वर गुड क्वेश्चन, सो यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन बिकॉज अच्छे लेवल थे उसके। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम गिवन बाय x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस y bt स्क्वायर, सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो पहले तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dx by dt that is equal to 280 and dy by dt that is equal to 2 bt. Now after differentiating, अब दोनों के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करो। सो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर आफ्टर टेकिंग कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है 4 और टी स्क्वायर कॉमन है, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, 2t बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 2t a स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था प्रीवियस ईयर ऑफ एम्स में और नीट में भी आ चुका है। सो अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट हाइट h मीटर्स, सो दिस इज द टावर h मीटर और यहाँ से बॉल रिलीज हुआ। नाउ कीप द वर्ड इन योर माइंड दैट इज रिलीज, यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं दिया इसको। सो इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो वी कैन से दैट कि रीच द ग्राउंड करने के लिए इसको चाहिए t सेकेंड। नाउ what is the position of the ball at t by 3 seconds? So you can simply write like this, h dash is equal to half g और t square by 9। ये t कुछ नहीं है, बस ये है। ठीक है, तो तुम देखो जो ये वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे तुम देख सकते हो हाफ जी टी स्क्वायर। सो यू कैन सिंपली राइट एच डैश इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 9। सो ये ऊपर से तुम डिस्टेंस देख रहे हो h डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू एच डैश। सो हमें ग्राउंड्स देखना है विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड, सो जस्ट सब्सट्रैक्ट h बाई h बाई 9 से, then we'll get the value that is equal to 8h by 9, 8h by 9, and the first option is correct. So this is also very easy question and also repeated concept है इसका in many exams, for example NEET में भी और एम्स में भी ये 2 बार आ चुका है, 2 times plus in NEET also. Now question number 19. A body start from rest and at t is equal to 0 पे, okay. Now the acceleration time graph as shown, यहाँ पे acceleration time graph है, so the maximum velocity attained by the body will be, so keep in mind, यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, distance, velocity and acceleration। so जब तुम्हें distance time graph से velocity find out करना हो, go with the slope। जब velocity time graph से acceleration find करना हो, then go with the slope। but when you have to find the acceleration time graph से velocity, go with the area। और जब velocity time graph से distance find करना हो, again you have to find the area। so now calculate the area इसका जो है, that is equal to nothing but the 10 multiplied by 11 divided by 2, 1/2 bh के फॉर्मूला से। so it will be very simple, that will be equal to 55 meter per second and this is the answer। this is also very easy question from 2014। now let's come to the next question। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें एम्स का क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसके जो आने हैं क्वांटिटी दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग पर ईयर बिकॉज इन 2024 अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 2023 में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड थ्योरी वाले क्वेश्चन पे भी। सो बेस्ट वे टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरेटिकल टाइप्स, यू हैव टू गो थ्रू द PYQs of
assertion reason as well as the different question asked by the NTA या जो भी सिलेबस मैच करता हुआ जिसका भी हो. फॉर एग्जाम्पल जेई मेंस का भी हम कर सकते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन, और जेई वाले बच्चे भी नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिकॉज नेवरदलेस दे आर बोथ एट द सेम लेवल. अब उनके कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग मोर टाइम एज कम्पेयर टू द नीट वन. तो बाकी कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है. नाउ assertion देखो, a body can have acceleration even if its velocity is zero at the given instant of time. This assertion is correct. और if you don't know and you are confused, तो ये है points to pounder का statement. Points of pounder. And you can go and watch the lecture जो कि है डिस्क्रिप्शन में. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर फ्रॉम द न्यू एडिशन बुक, जिसमें हमने सबको डिस्कस करा है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने देखा हुआ है. सो द असर्शन इज करेक्ट. नाउ द रीजन देखो, अ बॉडी इज न्यूमेरिकली एट रेस्ट व्हेन इट इज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है और जो असर्शन रीजन है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. अब देखो ये जो असर्शन था तो ये है जब एक पैराबोलिक मूवमेंट होता है किसी बॉल का, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है. और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज डाउनवर्ड्स एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इट्स वेलोसिटी इज 0. और जो सेकेंड जो रीजन था, अ बॉडी इज न्यूमेरिकली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन. तो इसके लिए भी सेम सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल ऊपर जाता है और यहाँ पे उसको रुकना है और फिर नीचे की तरफ आना है, तो एट हाईएस्ट पोजीशन वो न्यूमेरिकली रेस्ट पे होता है बिकॉज इट इज गोइंग टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन. सो बोथ इज करेक्ट. Now question number 23. A body with constant acceleration always moves along a straight line. और जो reason है, a body with constant acceleration may not speed up. So let's see this. So you might remember the concept of circular movement. तो जो circular होता है, यहाँ पे देखते हो जो inward acceleration होता है, centripetal acceleration, वो constant होता है. Constant acceleration जो कि centripetal acceleration होता है, बट वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रहा है ना. सपोज करो कोई बॉल और थ्रेड में अगर अटैच्ड है, सो असर्शन इज रॉन्ग. बट रीजन देखो, अ बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नॉट स्पीड अप. तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता इन सर्कुलर मोशन. वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट द स्पीड इज कांस्टेंट. ये सारे स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने वन शॉट में. ओके, सो यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इजी एंड वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी लाइन. और वो सारे क्वेश्चंस में रिपीटेड है 1998 के, खुद सोच लो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू डू द एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स. ओके, तो यहाँ पे ये है कि असर्शन रॉन्ग है बट रीजन इज करेक्ट. असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2002. रिटार्डेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द वेलोसिटी. तो तुम कह सकते हो जो रिटार्डेशन होता है दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ रिटार्डेशन इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड. सिमिलर चीज को मैंने यहाँ पे लिखा. सो वी कैन से दैट assertion is also correct and the reason is also correct and reason is supporting the assertion. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड है. नाउ यू कैन से 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था assertion रीजन से, उसको देखो क्या है. टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. ओके, विद द सेम स्पीड दे विल पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन in the downward direction with the same speed, of course, because velocity is independent of mass. Independent of mass, so the assertion is correct. Now reason देखो, the maximum height and the downward velocity attained at the point of projection are independent of mass of the ball. और जो reason है जो मैंने बताया वही, so it is also correct and reason is supporting the assertion. Reason is supporting. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा गया है. चेक दिस. द टू बॉडीज ऑफ मास m और एक छोटा m है, जहाँ पे जो कैपिटल M है दैट इज ग्रेटर देन द स्मॉलर m, आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट.
So if the air resistance for each of the same, then both the bodies will reach the earth simultaneously. So this is wrong. इसका रीजन देखो, इसका एयर रेजिस्टेंस सेम है, मींस जो इसका तुम कह सकते हो ड्रैग फोर्स सेम है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने वाला फोर्स है वो सेम है. सो फोर्स सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी सेम हो. ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट सेम बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट मासेस यूज हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ड्रैग फोर्स को निकालो, तो सॉरी, जब तुम एक्चुअल फोर्स को निकालोगे, एक्सेलरेशन को निकालो एक्चुअल, तो तुम क्या कर रहे होगे, तो तुम बस ग्रेविटेशन फोर्स में से, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में से सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे जो ये फोर्स होगा उसको, और डिवाइड कर रहे होगे उसके कैपिटल एम से या स्मॉल एम से. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मासेज डिफरेंस है उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट दिस असर्शन इज रॉन्ग. ओके, नाउ रीजन देखो. फॉर सेम एयर रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ बॉडीज विल बी द सेम. हमने अभी देखा इट विल नॉट बी द सेम बिकॉज मासेस आर डिफरेंट. ओके, सो बोथ assertion एंड रीजन इज इनकरेक्ट. अब देखो एक और क्वेश्चन था assertion रीजन से इन 2014 ओनली. सो इन फ्री फॉल द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स इफेक्टिवली जीरो. और जो इसका रीजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी हैविंग फ्री फॉल इज जीरो. यहाँ पे देखो ये assertion तो करेक्ट है बिकॉज इन अ फ्री फॉल द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स इफेक्टिवली जीरो. सपोज करो कि एक आदमी है जो कि फ्री फॉल में है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी mg, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स दैट विल बी n. सो n जो होगा वो इक्वल होगा mg के, और ये वेटलेसनेस फील कर रहा होगा. ठीक है, सो द सर्जन इज करेक्ट. बट जो रीजन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग इन द बॉडी फॉलिंग फ्री फॉल इज रॉन्ग, सॉरी फ्री फॉल इज जीरो. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी अप्लाई हो रहा है. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा वो 9.8 ही होगा जितना होता है. सो बट ओनली यहाँ पे जो डिफरेंस है इन अ फ्री फॉल इफेक्टिव वेट ऑफ अ बॉडी बिकम जीरो. अब इसका रीजन ये है बिकॉज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये जो नॉर्मल फोर्स है इज इक्वल टू द mg and which is same as the weight of the object. So the object feel the weightlessness, but जो actual weight है during the free fall that is mg only, and the acceleration due to gravity of the object falling down is 9.8 meter per second square only. So it is non-zero, it is not zero. So अब इसको भी हमने देख लिया कि assertion is correct but the reason is wrong. Now जो 28 है this was asked in 2015. उसके बाद कोई assertion reason के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे 16 और 17 में. So बस इसको देख लो. VT graph for an object in uniform motion along a straight path is a straight line parallel to the time axis. अब बोलो क्या रही है, ये रहा VT ग्राफ. अब बोल रहा है कि in a uniform motion along a straight path is the straight line parallel to the time axis. तो ये रहा यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, सो द velocity time graph for an object in uniform motion along a straight line is a straight line parallel to the time axis. So this assertion is correct because जो हमारा acceleration होता है that is equal to zero, और जो हमारा dv by dt होता है that is equal to zero. तो हमारा slope zero है यहाँ पे, so ये straight line होगा. Now जो reason है in uniform motion of an object velocity increases as the square of time elapsed. So this is wrong because यहाँ पे इसने बोला velocity increases and we know that velocity is constant. So assertion is correct and the reason is wrong here. So A correct and R is wrong. So in this lecture we completed PYQs of AIMS 21 years. Okay, so thanks for watching, and this was the second lecture on PYQ, and there will be more lectures of different chapters of physics and for chemistry, so you must subscribe and like. Okay, and if you faced any problem while solving the assertion and reason, you can go and read the NCERT textbook, and if you don't want to read, go and check the playlist. I had uploaded the chapters of physics also, chemistry also, and for biology also. तो physics का वहाँ पे अच्छे से explanation है. You can go and watch the lecture. So thanks for watching and bye.